हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। आप सभी को वर्मा एजुकेशन पथ की यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथियों, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने अवतल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण की विशेषताओं को जाना था। आज हमारी जो बातचीत होने वाली है वो हमारी बातचीत होने वाली है गोलीय दर्पण के वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है। गोलीय दर्पण के वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच संबंध को हम लोग जानेंगे कि आखिर इसके बीच संबंध क्या है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना विलंब किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, हम लोग गोलीय दर्पण दो प्रकार की होती है, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। तो आइए सबसे पहले आज हम लोग जो संबंध स्थापित करने वाले हैं वो अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में आज हम लोग संबंध स्थापित करेंगे कि वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है। ठीक है, तो देखिए हम लोग सबसे पहले गोलीय दर्पण के, या फिर लिख देते हैं, मेरा क्वेश्चन हो जाएगा कि अवतल दर्पण में वक्रता, त्रिज्या एवं फोकस दूरी में संबंध, इसे हम लोग आज जानेंगे। इसे कई बार एग्जाम में पूछ देता है कि अवतल दर्पण में प्रमाणित करें F बराबर R/2। ये आपका दे देता है कई बार एग्जाम में, F = R/2। यही संबंध है फोकस दूरी और वक्रता, त्रिज्या में। यानी फोकस दूरी और वक्रता, त्रिज्या में संबंध है कि वक्रता, त्रिज्या जो है वो फोकस दूरी की दुगनी होती है। इसे दूसरे भाषा में कहें तो फोकस दूरी वक्रता, त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, दोनों होती है। इस संबंध को आज हम लोग स्थापित करेंगे, प्रमाणित करेंगे, प्रूव करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। हम लोग एक अवतल दर्पण का फिगर ड्रा करते हैं। देखिए इस तरह से अवतल दर्पण हमारा ये बन गया, पीछे से कलाई कर दिए, ये हमारा अवतल दर्पण बन गया। अवतल दर्पण में ये देखिए आपका प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, यानी कि प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष में गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव करते हैं, ध्रुव हो गया आपका। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र हुआ। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग सपोजिंग, चलिए आगे लेते हैं, इस प्रधान अक्ष के समानांतर पैरेलल एक किरण जा रही है, आपतित किरण, जो कि दर्पण से टकराकर दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर के गुजर जाती है। ये आपका फोकस हो गया, बहुत सुंदर है ना। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक नॉर्मल हम लोग ड्रा करते हैं। नॉर्मल ये आपका ड्रा हो गया। नॉर्मल कहने का मतलब हुआ अभिलंब। ये अभिलंब हुआ, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच अभिलंब खींचे, इसके बीच हमारा एक कोण बना। अभिलंब और आपतित किरण के बीच एक कोण बना, इसको आपतन कोण कहते हैं, जिसे हम लोग थीटा मान लेते हैं। और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो ये भी आपका थीटा हो गया। कोई दिक्कत? तो चलिए एक चीज और मैं आपको इस फिगर में बनाता हूँ। ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एकांतर कोण से आप सीखे होंगे कि किसी भी त्रिभुज में दो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। ये इसका एकांतर कोण आपका ये हो गया, इसलिए ये थीटा तो ये भी थीटा। अब जरा से यहाँ पे ध्यान देंगे, ये एफ, ये क्या हो जाएगा। तो देखिए, तो इस त्रिभुज में अगर इसको, चलिए हम लोग बी लिख लेते हैं, बी हो गया ये त्रिभुज। देखिए बी सी एफ में क्या है कि ये एफ का बाह्य कोण कहलाएगा। बी सी एफ बाह्य कोण हुआ। तो बाह्य कोण क्या होता है कि त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योगफल के बराबर होता है। तो ये दोनों के अंतः कोण का योग जोड़ेंगे तो ये आपका 2 थीटा आ जाएगा। यानी आप देख सकते हो कि एफ का बाह्य कोण आपका 2 थीटा आ गया। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम एक अभिलंब को ड्रा करते हैं। ये देखिए, ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं एन। इसका नाम हम लोग एन रख देते हैं। दर्पण है, दर्पण का नाम है एक्स वाई। ठीक है, तो अगर इसका लैंग्वेज आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि माना कि एक्स वाई एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F एवं वक्रता केंद्र C है। और लिखेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर जा रही AB एक आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजर जाती है। क्लियर है? ये भी आप लैंग्वेज में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, यदि दर्पण का द्वारक समझ रहे हैं ना, ये यहां से यहां तक, ये आपका दर्पण का द्वारक कहलाया। एक्स वाई आपका दर्पण का द्वारक है। ठीक है, दर्पण का द्वारक, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, और जब दर्पण का द्वारक छोटा होगा तो हम लोग बी पी बिंदु के बहुत निकट है भी लिख सकते हैं। बी पी बिंदु के बहुत निकट है, इसलिए है ना, बीपी जो है से कि वो बीएन के बराबर हो जाएगा। कब? जब दर्पण का द्वारक छोटा रहेगा तब। इस रिलेशन को याद रखिएगा
कि यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो बी बिंदु पी के बहुत निकट माना जाता है, इसीलिए बीपी इज इक्वल टू बीएन हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो चलिए आज हम लोग आगे का काम करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं त्रिभुज। देखिए इस त्रिभुज में चलते हैं बी सी एन में। देखिए ये त्रिभुज आप देख सकते हैं, ये वाला त्रिभुज लिखेंगे त्रिभुज बी सी एन में, बी सी एन में। अब देखिए हम लोग लिखते हैं tan थीटा बराबर, हमारा आता है tan थीटा इज इक्वल, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला आपने सीखा होगा लंब बटा आधार। तो देखिए इस त्रिभुज का थीटा के सामने वाले भुजा को हम लोग इसको लंब बोलेंगे, ये आपका लंब हो गया, आधार देखिए आपका ये हो गया, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं बी एन बाई सी एन, लिख सकते हैं ना, ये आपका tan थीटा हुआ। क्लियर? आगे लिख सकते हैं कि यदि थीटा का मान अल्पतम हो, एकदम न्यूनतम कम के बराबर मान सकते हैं, अल्प हो, ठीक है, तो अल्पतम हो या अल्प हो तो हम लोग लिख सकते हैं कि tan थीटा जो है वो आपका थीटा के बराबर माना जाता है, tan थीटा थीटा के बराबर माना जाता है। इसलिए हम लिख सकते हैं tan थीटा की जगह पे सिर्फ थीटा, क्योंकि tan थीटा थीटा के बराबर हो गया, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू बी एन बाई सी एन। ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट तैयार हो गया, कोई दिक्कत है? अब चलिए हम लोग इस त्रिभुज में चलते हैं बी एफ एन में। ये देखिए आप देख सकते हैं। अब लिखेंगे हम अब त्रिभुज बी एफ एन में। अब मेरा बी एफ एन में क्या होगा, पुनः मैं लिखूंगा tan थीटा इज इक्वल टू, यहाँ थीटा की जगह पर देखिए 2 थीटा है, इसलिए हम लिखेंगे tan 2 थीटा इज इक्वल टू, फिर होगा लंब बटा आधार, तो लंब इस बार अभी थीटा के सामने वाला ये लंब, आधार इस पर ये, तो लंब अगर हो जाएगा बी एन बटा एफ एन, ये आपका आधार हो गया। तो चलिए आगे हम लोग फिर लिख सकते हैं यही चीज, यदि 2 थीटा का मान अल्पतम हो, अल्प हो, तो अगर 2 थीटा का मान अल्प हो तो लिख सकते हैं कि tan 2 थीटा जो है वो बराबर होगा 2 थीटा के, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना? तो इसीलिए हम लोग आगे लिखेंगे, क्या नीचे दिखाई पड़ रही है ना, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग tan 2 थीटा के जगह पे 2 थीटा, तो लिखेंगे 2 थीटा इज इक्वल टू बी एन बाई एफ एन, इसको मानेंगे हम लोग समीकरण 2, इक्वेशन सेकंड हो गया। यहाँ तक की चीज में अगर किसी को कोई दिक्कत होगा तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट करके, ठीक है। यहाँ तक की चीजों को आप लिखिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे कि इक्वेशन सेकंड में थीटा का मान रखेंगे, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि समीकरण, हिंदी में लिखेंगे समीकरण सेकंड में थीटा का मान पुट करने पर, थीटा का मान देने पर, ठीक है। इक्वेशन सेकंड क्या आपका लिख लीजिए 2 थीटा इज इक्वल टू बी एन बाई एफ एन, ठीक है। ये आप 2 इंटू थीटा का मान देख सकते हैं आप क्या है आपका बी एन बाई सी एन, ठीक है। तो लिखेंगे बी एन बाई सी एन इज इक्वल टू बी एन बाई एफ एन। यहाँ तक की कोई दिक्कत? अब देखिए तो बी एन से बी एन आपका कट जाएगा, बचा क्या आपका आगे 2 बटा सी एन इज इक्वल टू 1 बटा एफ एन, यही ना हमारा बच रहा है। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था कि यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, और दर्पण का द्वारक छोटा हो तो बी बिंदु पी के काफी निकट है, इसीलिए हम लोगों ने अभी बताया आपको, तो इसको लिख सकते हैं, है ना, 2 बटा सी एन के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी एन के जगह पे क्या लिख सकते हैं बताइए, सी, देखिए यहाँ पे सी है, ई एन है, तो ये जब बी बिंदु के काफी निकट है तो सी एन के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी पी लिख सकते हैं, इसके निकट है तो सी पी लिखा जाएगा, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं 2 बटा सी पी इज इक्वल टू 1 बटा एफ एन। अब एफ एन है तो एफ एन को हम लोग लिख सकते हैं पी एफ लिख सकते हैं ना, चूंकि इधर लिख देंगे, हम लोग जानते हैं कि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, इसलिए सी एन जो है वो किसके बराबर है, सी पी के बराबर है, सी एन सी पी के बराबर हो गया, एवं है ना एफ एन जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, पी एफ के बराबर हो जाएगा। आप यहाँ से इसको डिनोट कर सकते हैं ताकि इसका मान पुट करने के लिए आपको आसान पड़ेगा, है ना। आगे चलिए आप 2 बाई सी एफ, सी पी क्या है, या पीसी को कह सकते हैं, इसको पीसी बोल सकते हैं आप, पीसी यानी कि ध्रुव से लेकर के वक्रता केंद्र, ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा है। साथियों अगर अभी तक हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपका प्लेलिस्ट दिया हुआ है, प्लेलिस्ट को ओपन करके सारे वीडियो को देख सकते हैं।
तो यहाँ पे आपका पीसी यानी कि ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं वक्रता त्रिज्या, यानी कि 2 वक्रता त्रिज्या को r से डिनोट करते हैं, यानी कि आपका 2/r हो गया, इज इक्वल टू 1/pf। pf देखिए ये है, यानी कि फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जिसे f द्वारा सूचित किया जाता है। बात समझ में आ रहा है ना। अगर इसे हम लोग बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो आपका आ जाएगा 2f इज इक्वल टू r, 2f इज इक्वल टू r। यही है आपका अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। हमारा संबंध आ गया कि वक्रता त्रिज्या जो है वो फोकस दूरी की दुगनी होती है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है, ये हमारा संबंध आ गया। अगर इसे ही चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, है ना, f इधर ही छोड़ देंगे इज इक्वल टू r/2, 2 इधर मल्टीप्लीकेशन इधर डिवाइड में आ जाएगा, ये भी आपका संबंध है, इसे भी प्रूव कर सकते हैं। यानी f इज इक्वल टू r/2 ये हुआ, यानी कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या कह सकते हैं इसे कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। ये दोनों संबंध स्थापित होते हैं। आपको गाइस समझ में आ गया होगा कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। क्लियर है? तो यही आपका आज का रहा। तो साथियों, आपको अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलेंगे।